110 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट होगा 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के विरुद्ध दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई और अब फैसले की प्रतीक्षा है। इस विषय पर हुई बहस को कश्मीर के ऐतिहासिक संदर्भ में देखना होगा। महाराजा हरि सिंह ने भारत के साथ विलय में कोई शर्त नहीं थोपी थी। राज्य में जनमत संग्रह करने का सुझाव लॉर्ड माउंटबेटन की ओर से आया था। वह उनका व्यक्तिगत सुझाव था। अनुच्छेद 370 का भारतीय संविधान में प्राविधान कोई अंतर्राष्ट्रीय समझौता नहीं था। यह केंद्र सरकार और राज्य के बीच कोई अनुबंध भी नहीं थी। जनमत संग्रह और आत्मनिर्णय के अधिकार को लेकर कई भ्रांतियां हैं। जनमत संग्रह दो देशों के बीच एक का चुनाव था। आत्मनिर्णय मानवाधिकार का अंग है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर में आत्मनिर्णय के अधिकार की बड़ी हल्की झलक मिलती है, क्योंकि उस समय इंग्लैंड और फ्रांस के नियंत्रण में दुनिया का बड़ा हिस्सा था और उन्हें उपनिवेशों की स्वतंत्रता में कोई रुचि नहीं थी। भारत 1948 में कश्मीर मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र में ले गया। उसी वर्ष यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की घोषणा हुई। यह मानवाधिकारों का सबसे मूल दस्तावेज समझा जाता है। इसमें आत्मनिर्णय के अधिकार की कोई बात नहीं की गई। जब कश्मीर रियासत का भारत में विलय हो गया तो वहाँ की जनता को भारतीय संविधान के तहत सारे अधिकार मिल गए। जब अनुच्छेद 370 भारतीय संविधान का हिस्सा बना तब सीमा पार की स्थिति को भी समझना होगा और इसके लिए हमें 1947 में जाना पड़ेगा। यह अच्छा हुआ कि IIT मंडी में रैंगिंग करने वाले 10 छात्रों को निलंबित किया गया और 72 छात्रों पर जुर्माना लगाया गया। रैंगिंग के इस मामले की न केवल गहन जांच होनी चाहिए ताकि कोई दोषी बचने न पाए, बल्कि यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि भविष्य में ऐसा न हो। रैंकिंग के एक मामले में इतने अधिक छात्रों के खिलाफ कार्रवाई यही बताती है कि सीनियर छात्रों का पूरा एक समूह रैंकिंग में लिप्त था। यह रैंकिंग नए छात्रों से मेल मिलाप के नाम पर की गई। रैंकिंग करने के आरोपित छात्रों का तर्क है कि वे तो बस हास परिहास कर रहे थे। ऐसे बहाने नए नहीं हैं। आमतौर पर विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा संस्थानों में नए छात्रों को मेल मिलाप की आड़ में ही प्रताड़ित और अपमानित किया जाता है। कई बार प्रताड़ना और अपमान के शिकार छात्र अवसाद से ग्रस्त हो जाते हैं या फिर अपना आत्मविश्वास खो देते हैं। कुछ तो पढ़ाई छोड़ने के लिए बाध्य होते हैं। यह भी एक सच्चाई है कि कभी कभार रैंकिंग के दौरान हुई प्रताड़ना से क्षुब्ध होकर या फिर शर्मिंदगी के चलते छात्र आत्महत्या तक कर लेते हैं। कुछ दिनों पहले बंगाल के जादवपुर विश्वविद्यालय के छात्रावास में एक छात्र स्वप्नदीप कुंडू का शव मिला। अभी यह पता नहीं कि स्वप्नदीप की मौत कैसे हुई, लेकिन इतना तय है कि उसकी रैंकिंग की जा रही थी। स्वप्नदीप के स्वजनों का कहना है कि सीनियर छात्र उसे समलैंगिक कहकर चिढ़ा रहे थे। इस मामले में कुछ छात्रों को गिरफ्तार भी किया गया है। रैंकिंग के ये मामले अपवाद नहीं हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी UGC के अनुसार रैंकिंग की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही है।
यूजीसी के आंकड़ों से पता चलता है कि 2021 में रैंकिंग के 511 मामले सामने आए, जबकि 2020 में 219 मामले दर्ज किए गए थे। कोई भी समझ सकता है कि कई मामले दबे ही रहते होंगे, क्योंकि आमतौर पर नए छात्र अपने सीनियर छात्रों के खिलाफ शिकायत करने का साहस नहीं जुटा पाते। यह एक विडंबना ही है कि रैंकिंग वही छात्र करते हैं जो खुद उससे पीड़ित हो चुके होते हैं। आखिर यह कौन सी मनोवृत्ति है कि जो छात्र रैंकिंग का शिकार होते हैं वही सीनियर बनते ही नए छात्रों की रैंकिंग करने लगते हैं? यह चिंताजनक है कि यूजीसी के रैंकिंग विरोधी दिशा निर्देशों के बाद भी उच्च शिक्षा संस्थानों में रैंकिंग थमने का नाम नहीं ले रही है। छात्रावास वाले शिक्षा संस्थानों में रैंकिंग का रोग कुछ ज़्यादा ही फैल गया है। रैंकिंग का रोग किस तरह बढ़ता जा रहा है, इसका पता इससे चलता है कि पिछले दिनों धनबाद के जवाहर नवोदय विद्यालय के छात्रावास में 8वीं कक्षा के छात्रों की रैंकिंग 12वीं के छात्रों ने की। रैंकिंग के रोग से मुक्ति मिले, इसके लिए शिक्षा संस्थानों के साथ अभिभावकों को भी सजगता दिखानी होगी। स्टॉप।